गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम लोग एसएससी जीडी 2025 के मैथ सेक्शन में पूछे गए सवालों को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम लोग 7-8 सवाल डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, उसको आप देखिए। ईंधन की कीमत क्रमगत 3 महीनों में 40%, 10% और 50% कम की गई है, लेकिन चौथे महीने में 50% वृद्धि की गई है। चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है, इसको आपको बताना है। ठीक है ना। तो इस सवाल को आपको रेशियो से बनाना है। ठीक है ना। देखो, शुरू के 3 महीनों में हमने ईंधन की कीमत में कमी हुई है। ठीक है ना। शुरू के 3 महीने, तो पहला परसेंटेज आपके पास 40% है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 40 बटे में आपका 100। ठीक है ना। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो गया, 20 दूनी 40 और 20 पंचे 100। कमी वाला है तो माइनस कर लेना है और वृद्धि वाला है तो प्लस कर लेना है। ठीक है ना। जिससे कैलकुलेशन में हम गलती ना हो हमारी। ठीक है। और ये देखिए कितना है आपका, 10% है दूसरा परसेंटेज। तो ये 10% कितना होता है, 1/10। बहुत ही आसान है। कमी वाला है तो माइनस। ठीक है ना। तीसरा कितना है आपका, 50% है। तो 50% क्या होता है, 1/2। कमी वाला है तो माइनस। ठीक है ना। एक 50% है चौथे महीने वाला। ठीक है ना। वो कितना है, 1/2। ये वृद्धि वाला है तो इसको प्लस कर लीजिए। ठीक है ना। तो अब देखो यहां से हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है ना। पहले ईंधन की कीमत कितनी थी, 5। बाद में 2 कम हो गई तो कितना हो गया, 5 में से 2 गया, कितना हो गया, 3। ठीक है ना। अब इसको देखिए, यहाँ पे ईंधन की कीमत कितनी है आपकी, 10। ठीक है। फिर उससे 1 कम हो गई तो कितना हो गया, 9। ठीक है ना। देखो, किसी भी फ्रैक्शन में जो नीचे वाली वैल्यू होती है आपकी, वो उसकी वास्तविक वैल्यू होती है। ठीक है ना। अब देखो तीसरा परसेंटेज क्या है, 50% है। ठीक है ना। तो पहले ईंधन की कीमत कितनी थी आपकी, 2। फिर उससे 1 कम हो गई तो कितनी बची आपकी, 1। ठीक है। अब ये देखो वृद्धि वाला है। पहले ईंधन की कीमत कितनी थी आपकी, 2। फिर उससे 1 वृद्धि होगी तो कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है ना। इसी रेशियो को आपको सॉल्व करना है। ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। देखो अगर कुछ कट रहा हो, ठीक है ना, तो उसको हम काटते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ कट नहीं रहा है तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं सारे नंबर्स को। ठीक है ना। इस साइड के नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करिए और इस साइड के नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करिए। ठीक है। तो कितना हो गया, देखो 10 × 50 दूनी 100 और दूनी 200 हुआ ये। ठीक है। और ये कितना हो गया, 9 × 27 तिरका आपका 81। ठीक है। तो देखो कभी भी आपको परसेंटेज निकालना हुआ करे तो देखो आपको अगर आसानी से 100 बन रहा हो, ठीक है ना, तो उसको आप 100 बना लिया करिए। जैसे यहाँ पे 200 है, अगर हम इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 100 बन जाएगा। ठीक है ना। इसको भी आप 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो गया, 2 चौको 8, 0 और 2 पंचे 10। ठीक है ना। तो 100 रुपए की चीज आप जो है 40.5, पहले ईंधन का जो प्राइस था वो 100 था, बाद में 40.5 है, तो कमी हुई है। ठीक है ना। तो कमी कितनी हुई है, 100 में से आप 40.5 आप माइनस कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो 100 में से आप 40.5 आप माइनस कर दीजिए। ठीक है ना। तो कितना हो गया, 10 में से 5 गया 5, ये 9 हुआ, और 9 में से 4 गया 5। ठीक है ना। तो 59.5% की कमी हुई है। ठीक है ना। देखो जब बेस वैल्यू 100 होती है तो परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं होती है, जो अंतर होता है वही आपका परसेंटेज होता है। ठीक है। तो 59.5% की कमी हुई है। ठीक है ना। तो चौथा वाला आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था। इस सवाल को आपको ऐसे ही करना है। ठीक है। इसको आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर पहला है आपके पास। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, बोट और स्ट्रीम वाला सवाल है ये। एक धारा की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव धारा के अनुकूल 56 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 28 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करती है। तो स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगी, ये आपको बताना है। ठीक है ना। धारा की चाल दी हुई है, मतलब आपको वाई की वैल्यू दी हुई है। तो वाई की वैल्यू कितनी है आपके पास, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। और आपको क्या निकालना है, स्थिर जल में नाव की चाल, मतलब एक्स की वैल्यू आपको बताना है। ठीक है। देखो धारा के अनुकूल जो चाल होती है वो कितनी होती है, x + y। ठीक है ना। और धारा के प्रतिकूल मतलब अपोजिट डायरेक्शन में वो क्या होता है, x माइनस में आपका y। ठीक है ना। ये सब आपको पता होगा। ठीक है ना। देखो तो धारा के अनुकूल 56 किलोमीटर। ठीक है ना। तो हम देखो यहाँ पे टाइम आपको दिया हुआ है 7 घंटे। ठीक है ना। समय क्या होता है आपका, दूरी बटे में आपका चाल। ठीक है। तो धारा के अनुकूल आप कितनी दूर जा रहे हैं, 56 किलोमीटर। ठीक है ना। और धारा के अनुकूल चाल क्या होती है, x प्लस में आपका y। ठीक है ना। प्लस में धारा के प्रतिकूल आप कितना जा रहे हैं, 28 किलोमीटर। ठीक है ना। और चाल कितनी है आपकी, x - y। ठीक है ना। इसी में जो आपको टोटल समय लग रहा है वो 7 घंटे लग रहा है। ठीक है ना। तो इसको आप थोड़ा देखो सॉल्व कर लो। 7 से दोनों नंबर कट रहे हैं तो कितना हो गया, ये 7 × 4 = 28 हो गया।
और 7 8 56 हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे y की वैल्यू भी आप पुट कर लो तो ये कितना हो गया 8 बटे में x प्लस में आपका 9 प्लस में 4 बटे में x माइनस में आपका 9 इज इक्वल टू आपका 1, ठीक है ना। अब देखो अगर इस सवाल को आप बेसिक से बनाओगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसको अब यहाँ से आपको ऑप्शन से इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। अगर बेसिक से करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो आपके पास ऑप्शन क्या है 20 16 9 और 15, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये x की वैल्यू आपको दी हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे x की वैल्यू रखने पर सॉल्व करने पर जो 1 दे देगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। तो आप 15 को रख के आप चेक कर लीजिए, ठीक है ना। देखो कुछ ना कुछ तो आपको अपना दिमाग लगाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। थोड़ा बहुत कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे आप 15 रखोगे तो कितना हो जाएगा 8 बटे में 15 में 9 जोड़ोगे कितना हो गया 15 9 आपका 24 होता है। और प्लस में ये कितना हो गया 4 बटे में ये 15 में से 9 घटाओगे तो कितना हो गया 6, यही आपका 1 के बराबर है, ठीक है। तो ये देखो 24 है तो इसको भी आप 24 बना लो, तो 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दो तो कितना हो गया 4 संग 24 हो गया और ये 4 चौको 16 हो गया, ठीक है ना। अब ऐड कर लो ये कितना हो गया देखो 16 8 24 और बटे में आपका 24 तो देखो 1 के बराबर आ गया, ठीक है ना। तो 15 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से इस सवाल को ऑप्शन से ही आपको करना था, अगर आप बेसिक से करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। इसको भी आप देख लीजिए। बहुत ही आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, यदि एक कैमरे का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 75% है तो लाभ प्रतिशत आपको बताना है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या है क्रय मूल्य है आपका सीपी, ठीक है ना, और विक्रय मूल्य आपका एसपी, ठीक है। तो सवाल में क्या कह रहा है कि कैमरे का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 75% है। तो विक्रय मूल्य को अगर हम 100 मान लें तो इसका 75% कितना हो जाएगा 75, ठीक है ना। तो 75 की चीज आपने 100 में बेची तो कितने का फायदा हुआ 25 का फायदा हुआ, ठीक है ना। और वस्तु कितने की थी 75 रुपए की और गुणे में आपका 100 क्योंकि परसेंटेज आपको निकालना है। तो ये 25 से 75 हो गया तो ये कितना आ गया 100 बटे में आपका 3, ठीक है ना। 100 बटे 3% है ये, ठीक है ना। तो इसको हम लोग 33 सही 1/3% भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो 33 सही 1/3% वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही आसान सवाल है, इसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है। किसी मूलधन पर 6% की वार्षिक दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज 318 है तो मूलधन आपको बताना है, ठीक है ना। साधारण ब्याज में देखो ब्याज हमेशा आपका फिक्स होता है, पहले साल आपको 6% ब्याज मिल रहा है, दूसरे साल भी आपको 6% मिलेगा, ठीक है ना। तो पहले साल आपको 6% मिल रहा है तो 2 साल में टोटल कितना हो गया आपको 6% मिला के 12% आपको ब्याज मिला, ठीक है। और सवाल में दिया हुआ है, ठीक है ना, इसी 12% की वैल्यू आपको 318 दी हुई है, ठीक है ना। और जब भी परसेंटेज में आपको मूलधन निकालना हो तो 100% की वैल्यू चाहिए होती है, जब भी आप 100% की वैल्यू निकाल लेंगे तो आपका मूलधन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 12% की वैल्यू 318 है तो 1% की कितनी हो जाएगी 318 बटे में आपका 12, ठीक है ना। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसमें 100 से गुणा कर दीजिए 318 बटे में 12 और गुणे में आपका 100, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया आपका 4 तिहाई 12 और ये आपका 25 बार में इंक कम हो रही है और ये कितना हो गया 3 1 के 3 और 0 और 3 छंग 18 106, ठीक है ना। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 25 छक्का 150 और 1 हो गया 25 1 25 1 26, ठीक है ना। तो 2650 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2650 मतलब चौथा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप देख लीजिए तब तक मैं मार्कर में इंक डाल देता हूँ।
हर जख्म दिल का तुझे दिल से दूर। देखिए नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किसी जॉब से अर्जित धनराशि किए गए कार्यों के घंटों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है ना। यदि 6 घंटे में 324 अर्जित होते हैं तो 29 घंटे कार्य करने पर कितनी धनराशि अर्जित होगी, ये बताना है। ठीक है ना। तो देखो, अनुक्रमानुपाती का मतलब ये होता है कि अगर एक चीज बढ़ रही दूसरी भी चीज बढ़ेगी। ठीक है ना, सेम प्रपोर्शन में। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, किसी जॉब से अर्जित धनराशि किए गए कार्य के घंटों की संख्या के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है ना। मतलब जितने घंटे आप काम करेंगे, जितने ज्यादा घंटे आप काम करेंगे उतनी ज्यादा धनराशि आपको मिलेगी। ठीक है ना, इसका केवल यही मतलब है। तो देखो, आपने 6 घंटे काम किया तो आपको 324 रुपए मिले। ठीक है ना। तो एक घंटे में आपको कितना मिलेंगे, देखो ये 6 पंचे 30, 2 32, 6 चौको 24, एक घंटे में आपको 54 रुपए मिल रहे हैं। तो 29 घंटे में कितने मिलेंगे, आप 29 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 54 गुणे में आपका 29। ठीक है ना। तो या तो देखो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, नहीं यहाँ पे देखो क्या करो आप, ये 54 हो गया, 29 को आप 30 माइनस 1 कर लो। ठीक है ना। तो देखो 30 से आप इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, 3 चौको 12, 3 पचे 15 और 1 16। ठीक है ना, सही है ना। 3 चौको 12 की 9 से लगे, 3 पचे 15, 1 16, ये हो गया 54, इसमें से आप माइनस कर दो। ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, 10 में से 4 गया 6 हुआ, 11 में से 5 गया 6 हो गया, और ये 15 आपका। ठीक है ना। तो 1566 आपको रुपए मिलेंगे। 1566 मतलब चौथा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, इसको भी आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 1200 प्रति सैकड़े की दर से 400 सेब खरीदे गए और 800 रुपए लाभ पर बेचे गए। प्रति दर्जन सेबों का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है ना। ये देखो, जितने भी लैंग्वेज वाले सवाल होते हैं वो थोड़ा कंफ्यूजिंग होते हैं। अगर आप लैंग्वेज समझ जाएंगे तो बहुत ही आसान है ये सवाल। ठीक है ना। 1200 रुपए प्रति सैकड़े मतलब 100 कितने सेब खरीद रहे हैं ना हम लोग, तो 100 सेबों का जो प्राइस है वो 1200 रुपए है। ठीक है ना। देखो 100 सेब का जो प्राइस है आपका वो 1200 रुपए है। ठीक है ना। तो एक सेब का कितना हो जाएगा, देखो जीरो चले जाएंगे, मतलब 12 रुपए का एक सेब था। ठीक है ना। और आपने खरीदे कितने हैं, 400, तो 400 सेबों का प्राइस कितना हो जाएगा, देखो 12 चौको 12 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो गया, 12 चौको 48, 4800 रुपए। ठीक है ना। तो आपने सेब खरीदे हैं 4800 रुपए का। ठीक है ना। इन्हीं को आपने 800 रुपए का लाभ लेके बेच दिया, तो इसमें आप 800 आप जोड़ दीजिए। ठीक है ना, बहुत ही आसान है। तो देखो ये 0 0 हो गया, ये 8 दूनी 16 और 4 1 5। ठीक है ना। तो आप 5600 रुपए में बेच रहे हैं कितने, 400 सेब। ठीक है ना। ये जो विक्रय मूल्य है वो 400 सेबों का है, और आपसे एक दर्जन मतलब 12 का आपसे पूछा है। ठीक है ना। तो ये 400 सेबों का आपका विक्रय मूल्य है। तो एक सेब का कितना हो जाएगा, 5600 बटे में आपका 400। ठीक है ना। तो ये एक सेब का विक्रय मूल्य, हमें एक दर्जन मतलब 12 का चाहिए, तो 12 से आप गुणा कर दीजिए। तो 0 से आपका 0 चला गया, और 14 चौको 56 होता है। ठीक है ना। तो ये कितना आया, देखो आपके पास 14 गुणे में आपका 12, तो ये कितना हो गया, 12 चौको 48 की 8, हासिल आई 4, और 12 1 के 12 4 16। ठीक है ना। तो 168 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 168 मतलब पहला वाला आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 हुआ। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। सिंप्लीफिकेशन के सवाल में पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि आपको बॉड मास का रूल अप्लाई करना है। ठीक है ना। अगर आप इसको अप्लाई नहीं करेंगे तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। ठीक है ना। देखने में आसान लगते हैं, बहुत ही प्यार से गलत हो जाते हैं। देखो इसमें क्या है, ये बड़ा वाला ब्रैकेट है, फिर कितना है 23 गुणे में आपका 5 है। ठीक है, फिर मल्टीप्लीकेशन है, फिर ये कितना हो गया आपका 6। ठीक है, फिर मल्टीप्लीकेशन है, फिर ब्रैकेट है 18 माइनस में आपका 14। ठीक है ना। और फिर डिवाइड बाई आपका 4 है। ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले हम लोग, ये बी का मतलब ब्रैकेट है। ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। ये देखो ये यहाँ पे बंद है, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट है। ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले जो अंदर ब्रैकेट है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 18 में से 14 जाए कितना बचेगा, 4। तो इसको हटा के आप 4 कर दीजिए। ठीक है ना। और नीचे डिवीजन में 4 है, तो इसको भी मैं अलग करके लिखे दे रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा आपका 4
डिवाइड बाई 4, ठीक है ना। अब देखो ब्रैकेट के अंदर आपके पास ये चीज बची हुई है, ठीक है ना। तो इसमें देखो क्या होता है, आपका डिवीजन पहले है, ठीक है ना, और मल्टीप्लीकेशन बाद में है। तो पहले हम लोग डिवीजन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो पहले आप डिवीजन को सॉल्व करिए, देखो 6 में से 6 चला जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है ना। और 4 में से 4 चला जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है ना। और 1 में आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा। तो आपके पास देखो इधर पूरा सॉल्व करने पर आपके पास 1 आएगा, ठीक है ना। और इधर कितना है आपका 23 गुणे में 5 और गुणे में आपका इधर 1 आया है, ठीक है ना। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 23 पंचे कितना हो जाएगा 115 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के सवालों में आपको इसको ध्यान करके, इसको दिमाग में रख के ही आपको सॉल्व करना, नहीं तो गलत हो जाएगा सवाल, ठीक है। इसको भी आप देख लीजिए। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बहुत ही आसान सवाल है। 20 सवाल आते हैं, इनमें 20 मिनट भी आपको नहीं लगना चाहिए, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस किए हैं, ठीक है ना। मैथ में केवल प्रैक्टिस ही काम आती है, नॉलेज काम नहीं आता है। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी कर रखी है तो आप जल्दी कर पाएंगे, नहीं तो नॉलेज लेके बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आपको बताना है 56, 30, 108 और 120 का एलसीएम आपको बताना है, ठीक है ना। एलसीएम के सवालों में कभी भी आपको एलसीएम नहीं निकालना है, आपको ऑप्शन चेक करना है, ठीक है ना। अगर एक दो ऑप्शन मैच करे तभी आपको एलसीएम निकालना है, नहीं तो आपका ऑप्शन से ही इस सवाल, इस तरह के जितने भी सवाल होते हैं वो ऑप्शन से ही निकल जाते हैं, ठीक है ना। देखो आपके पास 4 नंबर है, ये कितना है 56 है, 30 है, ठीक है, 108 है और 120 है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन पहले मैं लिखे दे रहा हूँ, देखो 75, 49, ठीक है, 76, 60, ठीक है, 74, 71 और 75, 60, ठीक है ना। तो देखो इन नंबर्स का जो एलसीएम होगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ, एलसीएम हमेशा अपने नंबर से वो डिविजिबल होता है, ठीक है ना। मतलब इनका भी जो भी आप एलसीएम निकालेंगे तो ये जो 4 नंबर हैं उनसे एलसीएम हमेशा आपका डिविजिबल होगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, 30 और 120 है, इनमें लास्ट में आपका 0 है, ठीक है ना। तो 30 और 120 से कटने के लिए लास्ट में 0 होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो इसमें 0 है नहीं, इसमें 0 है नहीं। अब इन दोनों को आप चेक कर लो, ठीक है ना। देखो 30 में क्या होता है, 3 दहम 30, ठीक है ना, 3। तो 3 का डिविजिबिलिटी आप लगाइए, 3 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, डिजिट्स का सम हमेशा 3 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको ऐड करो, कितना हो गया 7, 6, 13 और 6 आपका 19 आया, ठीक है ना। ये 3 से कटता है, नहीं कटता 19, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 75, 60 आपका आंसर हो जाएगा। एलसीएम एचसीएफ जितने भी नंबर सिस्टम के सवाल हैं तो 90-95% सवाल ऑप्शन से ही बन जाते हैं, ठीक है ना। आपको सॉल्व नहीं करना है, इसको भी आप देख लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, केवल ये देखने में बड़ा है, बहुत ही आसान सवाल है, बस सॉल्यूशन को आप ध्यान से देखिए। विजय के पास 1224 रुपए हैं, उन्होंने इसे अपने पुत्रों अजय और प्रकाश के बीच बांट दिया और उन्हें इसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 4% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि अजय और प्रकाश को क्रमशः 18 और 19 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त हुई, तो विजय ने प्रकाश को कितनी धनराशि दी, ये आपको बताना है, ठीक है ना। जो पिछला पेपर मैंने डिस्कस किया था एसएससी जीडी का, उसमें भी मैंने इस सवाल को अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ठीक है ना। फिर से आप देख लीजिए, देखो यहाँ पे कौन है, देखो बार बार वही सारे सवाल आते हैं, तो अगर आप ऐसे सवालों को 1-2 बार आप करके जाएंगे तो एग्जाम में आप जल्दी कर पाएंगे, नहीं तो फिर टाइम टेकिंग हो जाएगा, ठीक है ना। देखो विजय के 2 बेटे हैं, ठीक है ना, विजय है, ये पिताजी हैं, ठीक है ना, इनके 2 बेटे, ठीक है, कौन है, अजय और प्रकाश, ठीक है, अजय और प्रकाश, ठीक है। अजय की जो धनराशि है वो कितने साल के लिए इन्वेस्ट हो रही है, 18 साल के लिए, ठीक है। और विजय की जो धनराशि, प्रकाश की जो धनराशि है वो 19 साल के लिए इन्वेस्ट हो रही है, ठीक है ना। विजय के पास टोटल जो धनराशि है वो कितनी है, 1224, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रेट परसेंटेज से जो इनको धनराशि दी गई है उसका रेशियो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, ठीक है ना। ये मैं बता चुका हूँ आपको, देखो 4% आपको दिया हुआ है, तो ये कितना हो गया, 4 बटे में आपका 100, तो सॉल्व करोगे कितना हो गया, 1 बटे में आपका 25, ठीक है ना। तो पहली राशि आपके पास 25 है, दूसरी उससे 1 ज्यादा मतलब 26 है, ठीक है ना। तो किसको हम 25 देंगे, किसको हम 26 देंगे, ये टाइम पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। जिसका टाइम कम होगा उसको हम लोग बड़ी वाली वैल्यू देंगे और जिसका टाइम ज्यादा होगा उसको छोटी वाली वैल्यू देंगे, ठीक है ना। उल्टा आपको करना है। देखो इसका टाइम कम है तो इसको बड़ी वाली वैल्यू दीजिए, अजय को कितना हो गया 26, ठीक है।
और प्रकाश को क्या है, इसका टाइम ज़्यादा है तो छोटी वाली वैल्यू आप दे दीजिए, ठीक है ना। तो ये 26:25 इनको दी हुई धनराशि का रेशियो है, ठीक है ना, मतलब मूलधन का रेशियो है ये, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल धनराशि कितनी बन रही है, आप ऐड करके देख लीजिए कितना हो गया, 6 5 11 की 1 5 चलाइए, 2 2 4 और 1 5, ठीक है ना। तो टोटल धनराशि यहाँ पे 51 है, और सवाल में टोटल धनराशि कितनी है, देखो 1224, ठीक है ना। तो 51 की वैल्यू आपके पास 1224 है, ठीक है। इसको इसमें आप 12 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 गुणे में आपका 102, ठीक है। तो 51 दूनी आपका 102 होता है, ठीक है ना। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 24, ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू 24 है तो 25 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 25 गुणे में आपका 24, और 26 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 26 गुणे में आपका 24, ठीक है ना। तो ये आपके आंसर होंगे। आप कौन सा पूछा है आपसे, प्रकाश का पूछा है, तो 25 गुणे 24 सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो गया, 25 चौको 100, 10, तो 25 दूनी 50 और 10 60, ठीक है ना। तो इसको 600 रुपए दिए गए हैं, ठीक है ना। प्रकाश को 600 रुपए दिए गए हैं। अजय का आप मल्टीप्लाई करिए, नहीं तो टोटल में से आप माइनस कर लीजिए, ठीक है ना। तो 1224 में से 600 चला जाएगा तो कितना हो गया, अजय को 624 रुपए मिले, ठीक है ना भाई। दोनों का एडिशन टोटल के बराबर आना चाहिए, ठीक है ना। तो 600 वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरा आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए इस सवाल को भी आप, ठीक है। हर जख्म दिल का तुझे दिल से दुआ पाले। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, ठीक है ना। देखो क्या है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 11 और 66 और 11 है। यदि उनमें से एक संख्या 33 है, दूसरी संख्या आपको बतानी है, ठीक है ना। तो एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि दो नंबर का जो मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है ना, वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है, ठीक है ना। तो अगर आपको ये पता है तो इस सवाल में कोई दम नहीं है, ठीक है ना। एलसीएम और एचसीएफ कितना दिया हुआ है आपका, 66 गुणे में आपका 11, ठीक है। एक नंबर आपको 33 दिया हुआ है, ठीक है ना। दूसरा आपको निकालना है, इसी को आपको सॉल्व करना है। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 66 गुणे में 11 और बटे में आपका 33, ठीक है ना। तो 11 3 33 हो गया, और 3 से ये आपका 22 बार में चला गया, ठीक है ना। तो दूसरा वाला नंबर कितना है, 22 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 22 मतलब चौथा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको भी देख क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप, किसी गोले की त्रिज्या 3 गुना कर दी जाए तो मूल गोले के आयतन और नए गोले के आयतन का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है ना। देखो जो गोले का आयतन होता है वो कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। तो देखो 4/3 पाई जो है आपका, ये तो कांस्टेंट है, ये कभी नहीं बदलता है, ठीक है ना। कोई सा भी आप गोला ले लेंगे तो 4/3 पाई रहेगा ही, ठीक है ना। तो केवल रेडियस चेंज होती है, ठीक है। तो केवल आप रेडियस को लेके सॉल्व कर लीजिए। तो मान लीजिए कि जो पहले वाला गोला है वो आप उसकी रेडियस आपकी आर है, ठीक है ना। दूसरे वाले में आपने क्या किया है, त्रिज्या को 3 गुना कर दिया है, मतलब 3r कर दिया है, ठीक है ना। तो आयतन का अनुपात कितना होगा, केवल आर क्यूब को लेके आप चलिए, तो ये रेडियस का क्यूब कितना हो जाएगा, आर क्यूब, ठीक है ना। और इसका जब आप क्यूब करेंगे, ठीक है ना, दोनों तरफ आपको क्यूब करना है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 27 आर क्यूब, ठीक है ना। आर क्यूब से आर क्यूब कट गया तो कितना हो गया, 1:27 आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो 1:27 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब चौथा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हर जख्म, ये क्वेश्चन नंबर 11, देखो बहुत ही आसान सवाल है ये, और आसान सवाल ही एग्जाम में आते हैं, ठीक है। एक दो सवाल होंगे जो फंसाने वाले रहेंगे, तो उनके पीछे आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। उनके पीछे पढ़ के फिर आप जो 17-18 सवाल आसान आते हैं वो आप गंवा देंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, मुकुल से 1.35 किलोमीटर की दूरी पर एक बंदूक चलाई जाती है। वह 3 सेकंड के बाद इसकी ध्वनि सुनता है, तो ध्वनि की चाल आपको बताना है, ठीक है ना। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में आपका समय होता है, ठीक है ना। चाल बराबर क्या होता है आपका, दूरी बटे में आपका समय, ठीक है। तो दूरी आपको दी हुई है कितनी, 1.35 किलोमीटर, और समय आपको सेकंड में है, ठीक है। और मीटर पर सेकंड में आपको बताना है, तो किलोमीटर को आप मीटर में चेंज कर लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ से चाल आपके पास कितनी आएगी, ठीक है ना, 1.35 है, ठीक है ना। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है ना। और टाइम कितना है आपके पास 3 सेकंड,
तो 3, ठीक है। तो देखो 2 अंक के पहले दशमलव है, तो ये दशमलव हट जाएगा, 2 जीरो आपके चले जाएंगे, ठीक है ना। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, 3 चौको 12 और 3 पचे 15, ठीक है ना। तो 45 गुणे 10 कितना हो गया, 450। अब ये मीटर पर सेकंड में है, ठीक है ना। तो जो चाल है आपकी, किसकी चाल है ये, ध्वनि की चाल, तो 450 मीटर पर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 12 हो गया। वीडियो बहुत बड़ा हुआ जा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। रितु और मोना मिलकर एक घर की पेंटिंग 18 दिनों में कर सकती हैं। रितु को अकेले पेंटिंग पूरी करने में 27 दिन लगेंगे, तो मोना को अकेले पेंटिंग पूरी करने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे 2 लोग हैं, रितु और मोना, ठीक है ना। रितु प्लस मोना, ये दोनों मिलकर जो पेंटिंग बना रही हैं वो 18 दिनों में बना रही है, ठीक है। और रितु जो है अकेले जो पेंटिंग को बना रही है वो 27 दिनों, ठीक है। तो मोना का आपको बताना है, ठीक है ना। तो इसमें आप ऐसे सवालों को आपको डायरेक्ट करना है, कभी भी एलसीएम लेके अपना टाइम खराब नहीं करना है, ठीक है ना। देखो दोनों का दिया हुआ है, फिर एक आदमी का दिया हुआ है, फिर एक आदमी का निकालना है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। और इनके बीच जो अंतर है उससे डिवाइड कर देना है। 27 में से 18 जाए, कितना हो गया 9। इसी को सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 9 दूनी 18 हो गया, ये कितना हो गया 27 दूनी 54, ठीक है ना। तो मोना को 54 दिन लगेंगे, ठीक है ना। तो 54 वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको भी आप ध्यान से देख लीजिए। इसमें आपको अगर देखो, अगर आप एलसीएम लेके करोगे तो आंसर तो आएगा ही, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो आप इसको ऐसे ही कर लेना, ठीक है। तो चलो इस वीडियो में मैंने 13 सवाल करा दिए हैं, ठीक है ना। और सवाल करा दूं मैं, ठीक है ना। चलो आप करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लो, बहुत ही आसान आसान सवाल है। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। आपको 153, 117 और 405 का HCF आपको बताना है, ठीक है ना। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अगर आप इसको हिंदी में समझे तो वो बड़ा से बड़ा नंबर जो इन तीनों नंबर को डिवाइड करे, ठीक है। तो ऑप्शन में जो भी नंबर है बड़ा से बड़ा, मैक्सिमम नंबर जो है जो इन तीनों नंबर को डिवाइड कर रहा होगा वही आपका HCF होगा, ठीक है ना। आपको HCF निकालना नहीं है, केवल ऑप्शन की हेल्प से इसको करना है। 3 नंबर है आपके पास, 153 है, ठीक है ना। ये 117 है, ठीक है। और ये कितना है 405, ठीक है। और आपके पास ऑप्शन कितने हैं, आपके पास 9 है, 6 है, ठीक है ना, 12 है और 2 है, ठीक है ना। तो देखो 117 आपका ऑड नंबर है, तो ये 2 से कटेगा नहीं, 12 से भी 117 नहीं कटता है, ठीक है ना। और 6 से भी 117 नहीं कटता है, 6 के 6 5 11, ठीक है ना। तो 9 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इतना आसान था। और अगर आप HCF निकालने के पीछे पढ़ोगे तो फिर आपको टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर आप 15 को देखिए, ये भी बहुत आसान है, 1 नंबर के हलवा सवाल है सारे। इनमें पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, यदि x का 4% 72 है तो x की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है ना। x का 4% 72 दिया हुआ है, तो x की वैल्यू बतानी है। का का मतलब जो है मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है ना। तो जब का हटेगा तो मल्टीप्लीकेशन लग जाएगा। 4% मतलब 4 बटे में आपका 100 हुआ, इसी की वैल्यू आपके पास 72 है, ठीक है ना। तो 4 से कितनी बार में गया, 18 चौको 72 होता है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 100 उधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया 1800, ठीक है ना। ये सब एग्जाम में पूछे हुए सवाल है, ठीक है, ठीक है ना। तो देख लीजिए आपके एग्जाम का स्तर क्या है, बहुत ही आसान सवाल आते हैं, ठीक है ना। तो 1800 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में 15 ही सवाल रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। बाकी जो बचे हुए 5 सवाल हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, ठीक है। जय।